खाड़े में आया, खाड़े में हनुमान जी जो हैं उनको मानते हम जब खाड़े में चढ़ते तो हनुमान जी के चरण छूते हैं, नाम लेते हैं, तो मानते हैं जी, विश्वास में रखता हूँ भाई। जैसे टर्मिन पहले लगाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो लगा के ना लोग बहुत देर तक वर्कआउट कर लेते हैं भाई, अंधाधुंध वजन उठा लेते हैं, स्टैमिना बढ़ जाता है। एक बात कही थी कि विकास हमें ना जो बढ़ते बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एथलीट, बॉडी बिल्डर, उनको यहाँ बुला रहे हैं ताकि जो आज की जो यूथ है जो गलत डायरेक्शन में जा रही है वो उनको देखे, उनसे इंस्पायर हो। कैसे फोकस रखते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आपका भी होता होगा। आपने कहा कि आपका अच्छा पैसा कमा लेते हो आप फेसबुक से, ठीक है। उस रात को मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैं उस रात को बहुत रोया, मतलब मेरे को फील हुआ, मेरे का बेटा ड्राइवर, नाई का बेटा नाई, मोची का बेटा मोची, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया? तुमको नहीं कभी बचपन में किसी ने महसूस कराया? जो खिलाड़ी है ना, जो चोट फेटा उसका श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है। बहुत सुंदर। स्कूल टाइम में प्रेयर होती, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्हें अनाउंसमेंट करा उन्होंने, मतलब उस बच्चे को बुलाया, वो मेरे ही क्लास का लड़का था, तो उसको स्टेज पे बुलाया, उसका बताया गया कि भाई इस बच्चे का स्कूल गेम्स में रेसलिंग में ऐसे ऐसे मेडल आया, तो उसके लिए क्लैपिंग बजी। जितने भी टीचर क्या करते हैं? पापा ड्राइवर हैं भाई मेरे। ड्राइवर हैं पापा? 15-20 हज़ार रुपये मंथली इनकम थी। उसने मुझे एक बात कही जो मतलब बहुत गहरी बात थी, कि उन्होंने कहा कि बेटा बस अब रेसलिंग ठीक है जितनी करनी थी। क्या हो गया? नर्वसनेस हो रही है? और भाई हंसी नहीं जाएगी, हंसी तो रहेगी मेरी। हंसी रहेगी? हाँ, ये नहीं हट पाएगी। तो हंसी हटानी क्यों है? अच्छा है ना? तो रेडी है कैमरे के सामने या नहीं? थोड़ा लग रहा है कुछ थोड़ा नर्वस ऊपर, अभी थोड़ा सा बात करते हैं फिर आते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये कौन साफ करोगे बॉस? कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज बिहाइंड द सीन्स। तो सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि पसीना आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये हैं विकास कमला नगर में रहते हैं और इनके कानों को देख के पता चल रहा है कि कितनी मेहनत हो चुकी है ना विकास जी? सबसे पहले तो ये बता दो, ये मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? ये बचपन से है जी, मैं हंसता मुस्कुराते रहता हूँ। हाँ। कोई बात भी करता हूँ तो हंसी पहले आ जाती है मेरे से पहले। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी खासियत है आज के टाइम में। पता नहीं है, तो मुझे भी बस अपने आप आ जाती है हंसी। कहीं भी किसी से कोई बात करने जाता हूँ, मेरे से पहले हंसी आगे आ जाती है। मेरे से पहले हंसी आगे आ जाती है। वेरी नाइस। हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं, और 21वीं सदी के इस कलयुग में तो ऐसे ही लोग चाहिए जो खुद भी मुस्कुराते रहें और आपको भी मुस्कुराने की प्रेरणा ज़रूर दें। विकास जी, आप इतनी दूर से आए, 2 घंटा लग गया शायद आपको आने में। मैक्सिमम 2 घंटे 2 घंटे लग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, आपने हमें अपना टाइम दिया। आपको बुलाने के पीछे हमारा मकसद ये है क्योंकि आपको बहुत समय से हम इंस्टाग्राम पे तो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, और आपका बहुत ही जेन्युइन और सिंपल और अच्छा कंटेंट होता है। देसी अखाड़े में मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ में मेहनत होती है आपके जी, ठीक है। बट आई एम श्योर आपकी एक और ज़िंदगी भी होगी जो मतलब आप ये अखाड़े के बाहर जीते होंगे जी, राइट, जो नॉर्मल लड़कों की तरह होती होगी। 22 साल के हैं आप, राइट, बहुत छोटे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ जी। मेरा नाम विकास रेसलर है। दूसरा, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मेरी एज 22 साल है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ऑफ कोर्स। तो अब समय पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा निपुण भाई कि आपने मुझे इनवाइट करा। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसलिंग जर्नी से, क्योंकि मेरी यही जर्नी है, यही रहा है। जो 4 लोग मुझे जानते हो रेसलिंग की वजह से मुझे जानते हैं, तो जो भी है मेरी लाइफ में यही रहा है। तो हम रेसलिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं, जहाँ से मैंने रेसलिंग क्यों चुनी और मैं कैसे इसमें आया। तो मैं 7th या 8th क्लास में था, तो स्कूल टाइम में प्रेयर हो रही थी, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्हें अनाउंसमेंट करा उन्होंने, मतलब उस बच्चे को बुलाया, वो मेरे ही क्लास का लड़का था, तो उसको स्टेज पे बुलाया, उसका बताया गया कि भाई इस बच्चे का स्कूल गेम्स में रेसलिंग में ऐसे ऐसे मेडल आया, तो उसके लिए क्लैपिंग बजी। जितने भी टीचर्स थे, सोनीपत की बात है? नहीं, सोनीपत की नहीं, दिल्ली की। ये भी दिल्ली की बात है। तो स्कूल में मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, दादा दादी रहते हैं सोनीपत, तो जो मम्मी पापा हम सारे दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो स्कूल की बात थी, तो जो टीचर्स थे वो भी सारे मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे
कह रहे पहलवान बहुत अच्छी बात है सर, और जितने स्कूल के बच्चे हैं वो भी सारे पहलवान पहलवान कर रहे हैं। मतलब वो जो मैंने देखा ना उस बंदे की हवा खतरनाक थी। हाँ, मतलब जो उसको मिल रही थी रिस्पेक्ट, तो बस वहीं से मेरे दिमाग में आ गया भाई मुझे भी ये रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए, पहलवान मेरे को ही बनना अब। तो मैंने भी रेसलिंग ज्वाइन कर लिया, तो मैं भी जाने लग गया रेसलिंग करने के लिए। तो वहाँ सीखने लगे, तो वहाँ जो सीनियर थे हमारे बिरजू पहलवान, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट भी करा और अच्छी गाइडलाइंस दी। तो धीरे धीरे मैं भी पहलवानी की तरफ हो गया और सीखने लग गया। अच्छा, तो वो वाली बात है। फिर थोड़े टाइम बाद स्कूल गेम्स हुई। ये किस उम्र की बात है? ये उम्र होगी मेरी 15 या 16 के आसपास। 15-16? हाँ, एज रेसलिंग मैंने स्टार्ट कर दी 14 के आसपास ही। 15-16 में स्कूल गेम्स हुई थी, 16 में हुई थी आई थिंक एज में। तो उस गेम्स में मेरा मेडल आया स्कूल में। तो वो वाली बात है ना, वो शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा भी था कि आप किसी चीज़ को जब शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको मिलाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो ओम शांति ओम। हाँ तो उसी जगह उसी स्कूल में मुझे भी दोबारा मतलब मौका मिला उसी स्टेज पे खड़ा होने का। मुझको भी प्रिंसिपल सर ने मतलब वहाँ स्टेज पे बुलाया, इनवाइट करा, और मेरे लिए भी क्लैपिंग बजी, और जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को भी बधाई दिया, सम्मानित करा। और मतलब कि वो मतलब छोटा अचीवमेंट लग रहा होगा आपको, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि वो बस मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊँ उस बात को। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुश्ती में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। तो जो मट्टियों में कुश्ती होती है दंगलों में, तो मैं वो भी लड़ने लगा। तो वहाँ भी मुझे पैसे भी, इज्जत भी, सब कुछ मिलने लगा वहाँ भी। दूसरा, जब मैं कुश्ती जीत जाता था तो लोग मेरे को ना अपने कंधों पे बिठा लेते थे, सेल्फीज लेते थे, फोटो क्लिक कराते थे। तो उससे ना जो कॉन्फिडेंस जो है यहाँ आ गया था भाई, एक होता है यहाँ आ गया था उससे कॉन्फिडेंस। तो मेरा और मन करा, तो फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पर वो होता है ना कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ा, ये तो चढ़ाव था। हाँ ये चढ़ाव था। तो अब उतार की बारी थी। तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कई बार शोल्डर में इंजरी हो जाती थी, एंकल में बैक लोअर इंजरी। तो हमारे खाड़े के जो बड़े पहलवान थे, बिरजू पहलवान, रोहित पहलवान, ये मेरे को समझा रहे फिर कि बेटा जो खिलाड़ी है ना, जो चोट फेट है उसका श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो जब चोट फेट से जब तुम उभरते हो ना, तो और ज़्यादा निखर के आते हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ खड़े होते हो। तो वो बात मैंने अपने माइंड में सेट कर ली कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। पर वो वाली बात है ना, लाइफ है, लाइफ में और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक प्रॉब्लम मेरी इंजरी बन के आई थी। कैसे क्या, रेसलिंग में ही मेरे घुटने में थोड़ी चोट लगी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो मैंने क्या करा, चोट लगी, मैंने उस पर मूव लगाई, गर्म पट्टी, वही रात को सिकाई करके सो जाता था। जैसे ही आराम पड़ा थोड़ा सा, फिर वर्कआउट करने चला गया, फिर उसमें लग जाती थी। फिर कहाँ पे, घुटने में थी? घुटने में। फिर चोट क्या थी? मतलब पहलवानी करते हुए ठुक गया था या फिर लग गई थी? वजन ज्यादा हो गया था? नहीं, लिगामेंट में लग गई थी थोड़ी सी। पर मैंने उस पर, मेरी गलती होगी कि मैंने उस पर गौर नहीं दिया ज्यादा, ना उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करा। वो नहीं, बस देसी इलाज थोड़ा बहुत करा और फिर वर्कआउट बांध लिया, वो फैंसी वो लगा लिए। तो एक दिन होता भाई कि जैसे प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो वैसे ही मेरा घुटना है ना एकदम कट बोलता है। ओह, कट आवाज आती है। और मैं भी सुन के ऐसी, जैसा आपका रिएक्शन था वो, तो इस तरीके का मैं भी हो गया। तो भाई मैं जैसे खड़े होने की कोशिश करता हूँ तो मेरा घुटना ना स्ट्रेट नहीं हो रहा भाई। अब स्ट्रेट करने की कोशिश, अटक गया। हाँ अटक गया, वहाँ लॉक हो गया वो। तो दर्द भी बहुत हो रहा, और डर भी, मतलब एक तो शारीरिक है और एक मानसिक है। हाँ, एक वो साउंड सुन के मतलब कट आवाज आई तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में चला, और मुड़ नहीं रहा। तो भाई हम फिर वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल गए। हाँ, मतलब जो खाड़े के भी थे वो भी गए थे लेके मेरे को। तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ MRI बताया। तो MRI होने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया जो ACL है ना मेरा घुटने का लिगामेंट, वो टूट गया। तो भाई उसके बाद जो मतलब वो वाली बात है कि धरती से खिसक गई पैरों के नीचे से थोड़ा मेरा। तब उस समय जानकारी थी कि ACL टूटना क्या होता है? डॉक्टर ने बताया था मुझे कि लिगामेंट्स होते हैं ऐसे 4, कुछ पता नहीं और भी थे, बट मेरा ACL का लिगामेंट टूट गया था। तो वहाँ मैं थोड़ा डर गया और अपसेट भी हो गया। तो मम्मी पापा का रिएक्शन तो सबका एक ही होता है, जो जिनके भी माँ बाप हो, वही मम्मी रोने लग गई, पापा टेंशन में आ गए। फिर डॉक्टर से पूछा भाई कि अब मतलब क्या ट्रीटमेंट होना है क्या नहीं। तो उन्होंने बताया भाई सर्जरी होगी इसकी, और जो खर्चा वो 1 से 1.5 लाख आएगा। अब जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है वो इस चीज़ को ज़्यादा तरीके से समझ पाएगा। 1-1.5 लाख वो बहुत होता है, जो 15-20 हज़ार रुपये मंथली कमाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, यानी मेरे फादर। बट उन्होंने मेरे को फील नहीं कराया। उन्होंने कैसे न कैसे यहाँ वहाँ से अरेंज करके मेरी सर्जरी कराई।
बट उन्होंने मुझे एक बात कही जो मतलब बहुत गहरी बात थी, कि उन्होंने कहा कि बेटा बस अब रेसलिंग ठीक है जितनी करनी थी, अब तू अपना स्टडी या पढ़ाई या कोर्स वगैरह कुछ कर, रेसलिंग बहुत थी। तो उस टाइम मैं कुछ बोला नहीं, कि मेरे पास कोई शब्द भी नहीं थे बोलने के लिए। तो क्योंकि ये खर्चा ये परेशानी रेसलिंग की वजह से ही तो आई थी। तो उस टाइम मैं कुछ नहीं बोला। तो 1-1.5 साल हुआ भाई। तो एक सेकंड रुको, तुमने कहा कि ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अब उनके लिए भी बड़ी बात होगी असल में, अपने बेटे को बोल देना वो वो उन्हीं के लिए बड़ी बात थी भाई। पर मैं ये था ना कि मैं उस टाइम कुछ कर नहीं सकता था। अब उन्होंने इतना कहाँ से कर्जा वर्जा लेके मेरे लिए करा, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि नहीं पापा मैं रेसलिंग करूंगा, तो वो सही नहीं लगेगा। उन्होंने एक दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा ये जानते हुए कि उनके बच्चे का सपना है ये, और फिर भी वो अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि सुन अब ये मौत मत करो। अब भाई उनको पता लगा ना कि इसमें हड्डी वड्डी, घर में कोई रेसलर नहीं है भाई कोई। अच्छा, तो वैसे तो हरियाणा में बहुत ऐसा होता है कि सब मामा वामा सब रेसलर हैं सबको पता है। वैसे दादा वादा थे पर उनको इतनी वो नहीं थी। दूसरा चोट फेट को देख कर फिर एक गरीब परिवार से भाई थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा ड्राइवर हैं भाई मेरे। ड्राइवर हैं पापा? 15-20 हज़ार रुपये मंथली इनकम थी उस टाइम पे। तो भाई फिर भी देखो, एक मैं तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस लड़के को स्कूल में समझ आया, बच्चे ने देखा, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोज्ड है, पैदा ही हुआ है बड़े घर में, शहर घर छोड़ो नॉर्मल घर में, बड़े शहर में पैदा हुआ है, ऐसा कुछ है, और इसके सामने सारी चकाचौंध है। लेकिन इसने स्कूल में देखा कि उस बच्चे को अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए। भूख किस चीज़ की थी? तालियों की भूख थी, रेस्पेक्ट की भूख थी, इज्जत की भूख थी। और उसको कमाने के लिए लग गया, और कमाई भी बहुत ज़्यादा। और पेरेंट्स का देखो, मम्मी हाउसवाइफ और पापा ड्राइवर, फिर भी उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बोल दिया कि बेटा अब रेसलिंग नहीं। हाँ। तो 1-1.5 साल हुआ भाई, मेरा पैर भी रिपेयर हो गया अच्छी तरीके से, जो घुटना था ठीक हो चुका, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो मूव करने लगा अच्छा। तो वाली बात नहीं कि भाई रेसलिंग मतलब थोड़ा अंदर बढ़ चुकी थी मेरे खून में, तो बेचैन सा होने रहा था भाई मैं बिल्कुल ही उसके बिना थोड़ा। तो मैंने पापा को समझाया कि पापा मैं रेसलिंग करूँगा दोबारा से ऐसे, तो वो समझ गए, एग्री हो गए। तो उसके बाद 2023 में मैंने दोबारा से कम बैक करा रेसलिंग में। अब हाँ, और जो मेरे अचीवमेंट्स रह रहे हैं उनको पाने के लिए मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को अचीवमेंट्स मिल गए, नहीं, अभी मेरे रह ही रहे हैं, उनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे ऐसा नहीं कि मेरे को रेसलिंग से कुछ मिला नहीं भाई, मुझे सब में ज़्यादा तो बड़ी बात है कि मेरे जो माँ बाप को मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनका बच्चा किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। उनके पूरे एरिया में भी उनका नाम हुआ होगा। हाँ, तो रेसलिंग से मेरे को भाई देखो इज्जत मिली, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला। और जो भी पहलवान जी करके बात करते हैं, सब में बड़ी बात है कि पहलवान जी कहाँ कैसे हो ऐसी, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो एक चीज़ ये भी बताओ मुझे कि बहुत सारे, देखो भारत एक गरीब देश है, अभी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली हम एक रिच कंट्री नहीं रहे हैं। आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब खाने पीने के, कुपोषण के शिकार बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उनकी जो भारत में है। तो इसके चलते ऐसा भी काफ़ी लोग मानते हैं, सोचते हैं, बच्चे की ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, नाई का बेटा नाई, मोची का बेटा मोची। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया? तुमको नहीं कभी बचपन में किसी ने महसूस कराया, चाहे पड़ोसियों ने, चाहे रिश्तेदार ने, या तुमको खुद भी कहीं से अभाव लगाओ इस चीज़ का कि पापा ड्राइवर हैं यार, मैं अभी यही ड्राइवर ही तो बनूंगा, या थोड़ा बहुत किसी फैक्ट्री में कर्मचारी बन जाऊंगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लाइफ में मतलब हर चीज़ मैंने फेस करी है, जो आप बता रहे हो ना वो भी चीज़ें आई हैं। जैसे कि आपने बताया ना कि भाई मोची का बेटा मोची या ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, ऐसा कुछ। तो मतलब ये है कि मेरे को ना एक जो बड़ा था सीनियर पहलवान था, उसने एक बात कही थी मेरे को कि बेटा लाइफ में ना तुम्हें हर तरीके के इंसान मिलेंगे, अच्छे बुरे, झूठे सच्चे, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती। सही बात हर है। तरीके के लोग मिलते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैंने वो बात अपने दिमाग में ऐड कर ली थी, और जितनी नेगेटिव बातें कभी महसूस होती थी, आती थी, तो मैं उनको साइड कर देता था, इग्नोर। मैं सिर्फ पॉजिटिव बातों को रखता था और उनके थ्रू चलता था, और अपना जो चीज़ है। बट अभी तो तुम बहुत छोटे हो, 22 साल का है विकास, बहुत छोटा सा 22 साल का लड़का है, और बहुत जल्दी तुम्हारी जो बैकग्राउंड है, पापा जो करते थे, जिस एरिया में तुम रहते हो, उसके चलते तुम बहुत जल्दी फोकस हो गए थे,
है ना, इज्जत के पीछे फोकस हो गए थे। ये इज्जत का चक्कर क्या, मतलब आज के बच्चों को कहाँ पड़ी है इज्जत? जो पढ़े लिखे घरों के भी, अमीर घरों के बच्चे हैं, उन्हें भी कहाँ पड़ी है इज्जत विज्जत की? ना तो वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करते, अगर करते तो फोन में पड़े गेम्स की और उन पे खर्च होने वाले पैसे की इज्जत तो वो कर लेते थोड़ी बहुत। तो ये इज्जत कहाँ से आई? ये इतने छोटे बच्चे के दिमाग में आना कि मैं इज्जत कमाना चाहता हूँ, याद है कि ये खुजली कहाँ से आई थी? भाई ये बस वही स्कूल वाले टाइम की बात है, उसी टाइम की बात है जब मैंने वो देखा था उसको। वही वाली खुजली कहाँ से आई थी? क्यों, मतलब अंदर से क्या लगा होगा कि पैसा भी हो सकता था, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती थी, इज्जत कहाँ से आ गया इतने छोटे बच्चे के दिमाग में? देखो भाई इतना तो मुझे पता नहीं, बट जब मैंने उसको देखा था ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं सब, मतलब उसको पूछ रहे हैं, तो वहाँ मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ, चुपचाप रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ किसी से ज़्यादा, तो इतना वो नहीं लगता। पर मैंने जब देखा ना उससे लोग बोल रहे हैं, खुद ही जा जाके बोल रहे हैं बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन से भाई पहलवान, भाई पहलवान, तो जो थी ना, तो बस जब से मेरे को लगा कि भाई मेरे को भी ये करना है, तो इसलिए मैं इस रेसलिंग में आ गया। मैं थोड़ा गहराई में चला गया था बातों की, जैसे मतलब वो थोड़ी बातें याद आ रही थी कि उनमें कैसे मैं रो रहा था, और आपको फिर मैं बताने लग गया दिल की बातें सारी। कुछ बातें थी जो मैं कहना भी नहीं चाहता था, वो भी मैंने बताई आपको। मैं चाहता हूँ कि रेसलिंग के फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। इस चीज़ को आप ज़िंदगी से जोड़ के, क्योंकि आपको ज़िंदगी को डील करना है, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी उम्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपसे कम उम्र के, एक्चुअली 16, 17, 18 की उम्र के बहुत सारे, 19 के बहुत की उम्र के बहुत सारे टीनेजर्स मिसगाइडेड हैं आज के टाइम में, खासकर शहरों में। आप तो दिल्ली के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, दिल्ली वाले ही सबसे ज़्यादा, दिल्ली बड़े शहरों वाले सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कुछ बात उनके लिए बताओ जिससे वो भी मोटिवेटेड हो आपकी जर्नी से, कि कैसे फोकस रख सकते हैं। फोकस आपने कैसे फोकस रखते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आपका भी होता होगा। आपने कहा कि आपका अच्छा पैसा कमा लेते हो आप फेसबुक से, सोशल मीडिया को मैनेज करते हो, दोस्तों यारियों को भी शायद मैनेज करते होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। दोस्त भी मेरे सारे रेसलर ही हैं, सारे रेसलर ही हैं, तो अखाड़े में मैनेज हो जाते हैं। अखाड़े में मैनेज हो जाते हैं, ठीक है, और रील इन सब को भी मैनेज करके चल रहे हो। तो ये फोकस कहाँ से आ रहा है? देखो भाई पहली बात तो कैंडी क्रश नहीं खेलते फोन में? नहीं, मैं कैंडी क्रश नहीं खेलता। तो ये फोकस कहाँ से आ रहा है? इसीलिए पहला तो ये कि फोकस क्या, हमारा जो जहाँ में जाना हम सिर्फ वहीं देख रहे हैं, हम कहीं यहाँ नहीं देख रहे कि इस राइट लेफ्ट नहीं, सीधा जो जहाँ में जाना वहीं देख रहे हैं हम सिर्फ कि हमें यहाँ जाना है। रेसलिंग से मेरे को अगर इतनी इज्जत मिली है तो और ज़्यादा भी वही दिलाएगा, जो पैसा भी है, जो सब कुछ ही है, मतलब सब कुछ ही रेसलिंग ही दिलाएगी मुझे, क्योंकि मुझे 4 लोग भी जानते हो रेसलिंग की वजह से जानते हैं। मम्मी पापा को इज्जत मिल रही है, वो भी। मैं ये नहीं कहता कि आप रेसलिंग में आओ, आप कोई भी गेम या फील्ड में जाओ। दूसरा कि लोगों के पास एक तो पेशेंस जो है ना, जितने भी बच्चे हैं उनका धैर्य तो है ही नहीं, पेशेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है धैर्य तो। हाँ, तो जल्दी तो एक ने मेरे को समझाया भी था कि आप कोई से भी फील्ड में हो, कोई भी काम या किसी में स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप धैर्य रखो। ऐसा अगर आप जो मेहनत करो ना, आपको फल मिलना ज़रूर है, क्योंकि परमात्मा किसी की मेहनत का रखता नहीं है, वो फल ज़रूर देता है। तो आप धैर्य बनाए रखो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो मेहनत का फल हो, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता, पर मिलता ज़रूर है। सही बात है, परमात्मा कभी किसी का रखता नहीं। सही बात है। तो ये है। दूसरा आपने एक बात कही थी कि विकास, मैंने आपको पता नहीं यूट्यूब पे देखा था, आपसे बात हुई थी जब, तो आपने एक बात कही थी कि विकास हमें ना जो बढ़ते बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एथलीट, बॉडी बिल्डर, उनको यहाँ बुला रहे हैं ताकि जो आज की जो यूथ है जो गलत डायरेक्शन में जा रही है वो उनको देखे, उनसे इंस्पायर हो, एक अपना मतलब अच्छी डायरेक्शन में जाए। तो हम ये चाहते हैं। दूसरा, अगर आपकी जो सोच है कि आपकी 100 बच्चे भी अगर वीडियो देखते हैं तो अगर उसमें से 10 जने भी अगर उन डायरेक्शन को मतलब अच्छी डायरेक्शन में जाए, आपकी वीडियो को देख के इंस्पायर हो, तो उससे ज़्यादा आपको खुशी नहीं होगी। आपने बताई थी, सही बात। तो आपकी सोच मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, थैंक यू। तो दूसरा बस यही है कि कोशिश यही रहती है कि अब देखो ना, अभी इस पॉडकास्ट सीरीज में पहले हमने IFBB प्रोज के साथ किए हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं। उसके पहले भी हमने उन लोगों के साथ किए थे जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे दीपक नंदा वगैरह, इस तरह के इंडियन रॉक वगैरह। ये लोग 5 साल 4 साल पहले हमने उनके साथ किए थे। तो कोशिश ये रहती है, देखो मेरा क्या रहता है कि आज के टाइम पे भी आप मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो, टू बी ऑनेस्ट। सोशल मीडिया पे मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो क्योंकि आप फोकस करके काम करते हो जी। और आप उसी के पीछे जा रहे हो।
तो अगर मैं आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सकता हूँ तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, मैं भी तो थोड़ा थोड़ा ऊपर खिंच जाऊँगा, राइट? तो कोशिश वही रहती है। बट यही है कि हम यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि देखो, हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में सब कुछ अच्छा तो नहीं होता। आपने अपने अप्स की बात की, तो डाउन्स की तो बात की जी। तो अपने डाउन के बारे में थोड़ा सा और अंदर से हमको बताओ, या लोगों को बताओ कि जब डाउन्स पे आप आओ और आपका वो अगर अहम है, तो अगर वो टूटे कि यार ये तो क्या ही हो गया, मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ऐसा कोई रीसेंट केस बताओ। घुटने वाला से बात का कोई छोटा मोटा भी रीसेंट केस हुआ होगा जिसमें आपको झटका लगा हो, तो वो क्या था और उससे आप कैसे उभरे? वो समय बड़ा था लॉकडाउन। अच्छा। जैसे उस टाइम मेरी कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती थी सोशल मीडिया से, तो उस टाइम तो फैमिली देखती थी। तो लॉकडाउन लगा तो पापा भी घर पे बैठ गए थे, भाई था ट्रेनर जिम में, वो भी घर पे बैठ गया। तो उस टाइम जो मतलब कि ऐसा लगा था कि भाई अब मतलब ख़त्म है, अब नहीं होगी सर रेसलिंग, क्योंकि वो लॉकडाउन 1-1.5 साल हो गया था, 21 में भी 20 में भी ऐसे चल रहा था। तो वहाँ तो मतलब घबरा सा गया था मैं कि यार अब कैसे होगी रेसलिंग। के लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए, डाइट खाने पीने में कितना पैसा चाहिए, तो पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो वहाँ मेरे को लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, और अब सब बैठ के मेरे को भी कुछ काम या ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। तो वहाँ थोड़ा डरा मैं। और उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि अभी जैसे आपके पास कोई मतलब कोई बात नहीं, लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन जैसे मैं शब्द ही भूल गया हूँ भाई मैं। क्या कहना चाह रहे हो? मैं मदद कर देता हूँ। मतलब कि जैसे अभी की टाइम, जैसे अभी आपकी ख़राब सिचुएशन है, तो अभी आपके पास उसका आंसर या कुछ वो नहीं मिल पा रहा आपको, हल नहीं मिल पा रहा, तो आप धैर्य रखो। अब बोलो। तो जैसे कि आपको उस चीज़ का हल नहीं मिल पा रहा उस वक्त, तो आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो। आप मतलब ऐसे नहीं घबराओ मत, उस जगह धैर्य रखो। जैसे आपको समय के अनुसार जब आप आगे जाओगे ना, उसका हल भी मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी। बस जो जुनून आपने मतलब अंदर होना चाहिए, जुनून जिस चीज़ के लिए आपको पाना है उसके लिए जुनून रखना पड़ेगा। अगर आपका जुनून मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सही बात है, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट मिलेगी। धैर्य की बात भी है और कंसिस्टेंसी की बात भी है। और एक चीज़ मैं भी बताता हूँ कि मैंने कुछ समय पढ़ी थी कहीं कि अगर आपको सोना या तेल ज़मीन से खोद के निकालना है, तो आप एक ही जगह पे रोज जाके गड्ढा करते रहोगे, या हर जगह 1-1 फुट के बहुत सारे गड्ढे खोदोगे? किस सिचुएशन में मिलेगा आपको सोना या तेल? जब आप एक ही जगह पे खोदते रहोगे, राइट? लेकिन मोस्टली लोग वो नहीं करते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे यार ये इस तरह की रील्स बना ली, 5 बना ली, इस पे तो व्यूज आए नहीं, अब थोड़ा उस तरह पे चल रहा है, इंस्टा पे नहीं हुआ, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे हमने 15 वीडियो डाल दी, अभी तक इस पे तो व्यूज ही नहीं आते, सब्सक्राइबर ही नहीं आते। ये देखना जरूरी है कि क्या हमारे काम में तो कुछ कमी नहीं है। लोग वो काम में कमी दूसरों से सीखने, दूसरों की गलतियों से सीखने की जगह अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं और वो कहीं और खुदाई चालू कर देते हैं, और कभी तेल कभी सोना नहीं मिलता है ना। जैसे कि ये बात आपने सही कही है। जैसे हमारे जो बड़े पुराने वो भी कहते हैं कि एक जगह पत्थर पड़े पड़े भी भारी हो जाता है। हाँ। तो आप है ना, जो एक तो लोग अभी का क्या चल रहा है भाई, आपने सोशल मीडिया की बात कही ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब बना रहे हैं, अब उनमें आ गया यार हम भी व्लॉगिंग वगैरह कुछ करते हैं या कुछ भी, तो वो करने लग जाते हैं। तो वो देखते हैं व्यू नहीं आ रहे, 1-2 महीने करा, तो अब समय बड़ी बात है कि एकदम कुछ नहीं होता है। सही बात है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जैसे एक इमारत बनती है ना, ईंट पे ईंट रख के तब वो इमारत बनती है। तो सक्सेस भी कुछ इस तरीके से है, स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ होता है, तब हमें सक्सेस मिलती है। रातों रात एकदम कोई स्टार हो नहीं जाता। सही बात है, कभी नहीं हुआ। तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा अपने लाइफ में। कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सही कर रहे हो, आपका मन कर रहा है, पहले अपनी हॉबीज देखो, आप क्या करना चाहते हो, या किस चीज़ में आपका मतलब हॉबी क्या अच्छा लग रहा है आपको करना है, या फिर क्या अंदर आपके टैलेंट है जो आप कर सकते हो या लोगों को दिखा सकते हो, तो वो आपको करना है और उस पर धैर्य रखना है। पहले तो ये रखो कि मेरे को 1-2 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, ये तो छोड़ ही दो। 1-2 साल मेरे को तो लगता है 1-2 हफ्ते वाले लोग हैं सारे। हाँ, कि आपको इतनी जल्दी कुछ मिलेगा नहीं। बट आप ये देखो, आपने अगर 1 साल कुछ करा है भाई, तो आप उसमें बैक में जाओ, आप देखो बैक से पहले एक सब्सक्राइबर हो आपका, जैसे यूट्यूब से बात चली तो 1 सब्सक्राइबर हो, अब 1 साल बाद आपके 1000 से ऊपर आ जाएंगे, क्या पता 2000, क्या पता लाख भी हो जाए, बट वहां से बेटर पाएगा।
तो उस चीज़ से सीखना चाहिए आदमी को, बैक से। सही बात है। मुझे लगता है काफ़ी बच्चे इस चीज़ में भी, बच्चे क्या एडल्ट भी, हर कोई इस चीज़ में भी कमी करता है कि वो ये देखता है कि यार उसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसके 10 लाख हैं, इसके 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, और वो तो मिस्टर बीस्ट के तो पता नहीं कितने हैं, करोड़ों में है। तो लेकिन ये समझना ज़रूरी है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डंबल उठाने जैसा। वो 15 किलो से उठा रहा है, मेरे को 1 हफ्ता हो गया, मैं क्यों 5 किलो उठा रहा हूँ, चलो ये वो ले लेता हूँ। अरे भैया उसको हो गए 4 साल 8 साल हो गए उसको, राइट। उस यूट्यूबर को भी हो गया, उस इंस्टाग्रामर को भी हो गया। उसके अलावा वो डालता है दिन में 3 रील्स या 3 पोस्ट, तुम डालते हो 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 या 1 हफ्ते में 1, राइट। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क है। तो विकास, टेल मी वन मोर थिंग कि थोड़ी देर पहले ऐसी बस बात आई थी टर्मिन की, और ऐसा तुम्हारा जो रिएक्शन था, मुझे लगा कि तुम्हें इस टॉपिक पे पता है। मैंने जैसे इनके बारे में वीडियोस वगैरह देखी है, टर्मिन वगैरह, और आजकल मतलब हर स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, कई तो रेसलिंग में भी करते हैं, बहुत कर रहे हैं, खाली हो जाता है वेट लिफ्टिंग वैन आती है। वो क्या करते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते जो सामने वाला उसको कितने साल हो गए करते हैं, अब उनको उनकी बराबरी करनी है एक ही दम। आपको मतलब आए टाइम नहीं हुआ, आपको ना ढंग से उसकी नॉलेज हुई, प्रैक्टिस की कुछ नहीं, वो चाहते हैं एकदम वैसा बनना। सही बात है। जब बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा ही है, उसमें भी जो स्टेरॉइड के बारे में जो बहुत चल रहा है, स्टेरॉइड तुरंत यूज करने लग जाते हैं लोग। सही बात है। ना एज की वो देखते, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे बॉडी बिल्डर को तो जरूरत है जो कंपटीशन लड़ते हैं स्टेज पे, आज तक तो जो सोशल मीडिया पे भी जो बॉडी भी बनाना चाहते, मतलब ऐसे वायरल होना चाहते, वो भी इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी को तुरंत। सही बात है। तो ये बहुत गलत है भाई, इसमें कोई सही बात नहीं है। और इंजेक्ट कर रहे, तो भी हम बात कर रहे थे टर्मिन की। टर्मिन से जो इंसान के एक मेडिकल यूज के लिए बना था, सर्जरीज के टाइम लो बीपी ना हो, ब्लड प्रेशर बना रहे, स्ट्रोक ना आ जाए, उससे बचने के लिए मेन पर्पस तो वो था। ऑल्सो स्किन एलर्जीज के लिए टर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल यूज में। जिस चीज़ के लिए एक्चुअली अब इस्तेमाल होता है वो तो नशा है। अच्छा, लोग पहले भाई जैसे टर्मिन पहले लगाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो लगा के ना लोग बहुत देर तक वर्कआउट कर लेते हैं भाई, अंधाधुंध वजन उठा लेते हैं, स्टैमिना बढ़ जाता है। ठीक है, पहले तो यूज करते हैं उसके लिए, फिर ये धीरे धीरे इतने एडिक्ट हो जाते हैं भाई, अब ये चाहे कुछ करे ना करे उनको यूज करे जा रहे हैं, उनको मतलब ये नशे की तरह यूज करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा चाहिए। और हालांकि ये मतलब बहुत गलत है भाई, उनको इतनी लत लग जाती है। अगर ये ना लेना भाई तो बेचैन हो जाते हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखे भी हैं, वो बेचैन हो जाते हैं बिल्कुल अगर ना ले तो मतलब उनको देख के मतलब डर लगता है मेरे को कि मैं कभी गलती से भी इस जगह मैं चला ना जाऊं, कभी गलती से भी नहीं करूंगा मैं ऐसा, मतलब ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं उनको देखता तुम दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो इसलिए। हाँ। बहुत सारे लोग तो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते, वो तो गलतियों से अब खुद भी गलती में आ जाते हैं। हम भी ट्राई कर लें, ट्राई करने में क्या हो रहा है, ये सोचते कि ये भी लगा ही रहा है। ऑलराइट विकास, तो यहाँ पे मैं एक पॉज दूंगा। और किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? होंगी तो बहुत सारी चीज़ें। नहीं भाई, बस यही था, रेसलिंग से रिलेटेड तो कुछ पता था और कुछ तो नहीं है। ऑलराइट, अब मैं आगे के प्लान के बारे में पूछूंगा। तो विकास, हम इस अमेजिंग इंस्पायरिंग सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिफोर वी कंक्लूड मैं आपसे डिटेल में ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 22 के हो, लाइक यू हैव इंटायर वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास पूरी दुनिया है अभी, राइट? तो अभी आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 87 कुछ है, 87,000 फॉलोअर्स। इट्स नॉट इजी, मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सक्राइबर्स, और आपके रील्स पे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, मैंने देखा है, राइट? तो अभी से ये है, तो एक सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो सोशल मीडिया का पागलपन है और आपकी देसी अच्छी वाली शारीरिक मानसिक मेहनत है, इन दोनों में दूरी कैसे बनाए रखोगे, ताकि आपको ग्रोथ तो यहाँ से मिल रही है ना, पहलवानी से मिल रही है, इसको तो आप सिर्फ दिखाने का जरिए की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? और दूसरा ये कि आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? दूसरा तो ये भाई कि आप मतलब जिस चीज़ से उभरे हो या ग्रो हुए हो उस चीज़ को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, यानी रेसलिंग। मैं रेसलिंग के उससे ही वायरल हुआ हूँ, लोग मुझे जानते भी तो रेसलिंग की वजह से। आप जब मैंने नाम पूछा तो आपने बोला मेरा नाम है विकास रेसलर। हाँ, रेसलर, तो लोग मेरे को इसी से जानते हैं, तो इसलिए मैं रेसलर ही लगाता हूँ। ठीक है, दूसरा आपने जो क्वेश्चन करा था अभी कि मतलब बैलेंस या मतलब कैसे क्या करना, कैसे सोशल मीडिया के बहाव में बह नहीं जाओगे। 2 स्पॉन्सर्स आ गए कि मैं दिन के 3 रील चाहिए, और विकास जी तो सब छोड़ छाड़ के अब रीले ही बनाए जा रहे हैं, और लड़कियां भी लड़के भी कह रहे हो वाह भाई वाह भाई। इससे कैसे बचोगे, इस जहर से कैसे बचोगे? देखो भाई, ऐसा तो खैर मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं, बट मेरे को ये पता है कि मैं रेसलिंग से ही बना हूँ, तो रेसलिंग तो रखनी है मेरे को, और रेसलिंग से ही मेरे को आगे जाना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ रेसलिंग पे फोकस रखता हूँ कि जो मेरा अचीवमेंट्स रह रहे हैं उनको कमाना है दोबारा से। जैसे क्या अचीवमेंट? अचीवमेंट जैसे मैं नेशनल प्लेयर हूँ,
मेरे को इंटरनेशनल तक खेलना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना। नेशनल गेम्स में खेल चुके हो? हाँ, नेशनल पार्टिसिपेंट हूँ मैं। तो मेरे को इंटरनेशनल तक खेलना है। जैसे किस गेम में? एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ हैं, ओलंपिक है, मतलब ऐसी मैं सोच रहा हूँ। तो आपके कोई इंस्पिरेशन है? हाँ है। कौन? जैसे स्टार्टिंग में जो समय पहले है जिनको देख के मैं पहलवानी करा, तो जो बिरजू पहलवान हैं, दूसरा बजरंग पुनिया है, सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, ये सबके मतलब एक जो रेसलर प्लेयर है ना। इनमें से सबसे पसंद कौन है आपको? अब जो स्टार्टिंग से है वो मेरे को बिरजू पहलवानी पसंद है। फिर ये बजरंग पुनिया, ये सब जो इंटरनेशनल हैं, ये जो बिरजू पहलवान वो भी इंटरनेशनल रह चुके हैं, कैडेट में उनका भी मेडल आया था। दूसरा बाकी ये सुशील पहलवान, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, इन सबको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। तो एक बात ये बताओ कि इनमें से एक को पकड़ते हैं, योगेश्वर दत्त को पकड़ लो या बजरंग पुनिया को पकड़ लो, इनको इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक चीज़ क्या सबसे अच्छी सीखी है तुमने इनसे? इनसे सीखा मैंने कि जो इनकी डायरेक्शन है ना, ये इधर उधर नहीं करते। इनने जब सोचा आगे जाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से रेसलिंग ही कर रहे हैं ये, इनने कुछ भी ऐसा नहीं। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है सोशल मीडिया भी, मतलब कि मैंने क्यों चुन लिया, मैं ये पहलवानी में आऊँ लगता है। मैंने सुना है लोग 2-2 महीने तो फोन भी इस्तेमाल नहीं करते चैंपियनशिप से पहले। नहीं करते, कॉल परिवारों के कॉल भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, मेरे को अभी 2-2.5 महीने हो गए अभी तो मेरे को घर जाए, मतलब खाड़े में रहते हैं घर से दूर। और इनको तो मतलब जो पहलवान है बजरंग पुनिया, इनको सालों साल हो जाते थे, ये जाते नहीं थे घर भी। ये तेज त्योहारों पे भी घर नहीं जाते थे भाई, ये अपना उसी पे फोकस रखते थे। और इनका जो योगेश्वर दत्त आपने नाम लिया, उनको भाई मेरे तो एक सर्जरी हुई है, उनकी एक ही गोड्डे की 2-2 सर्जरी हुई है, और दोनों घुटनों की, शोल्डर की, बैक लोअर, फिर भी नहीं रुकता बंदा। फिर भी वो रुका ही नहीं, मतलब अभी तक चल रहा है। तो इनको ये सीखने को मिलता है मेरे को कि जब मेरी तो फिर भी एक हुई थी, और ऐसा नहीं है कोई अमीर परिवार से उठे, ये भी एक गरीब परिवार से बने थे। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने भी पकड़ी, जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। और समय बड़ी बात है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। सारी जो वो करता है वो आपकी सोच पे करता है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे आप देखते हो, आपका नज़रिया है वो चीज़। तो ऐसा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप में जुनून है किसी चीज़ को लेके तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, और कोई भी चीज़ मतलब आपकी रुकावट नहीं बनेगी। तो मेरा एक आखिरी सवाल है जी, भगवान में विश्वास रखते हो? जी, ये तो रखता ही हूँ मैं, क्योंकि फैमिली से ही, मतलब मेरे घर में मेरे पापा हैं वो भोले जी के बहुत ज़्यादा भगत हैं। मैं खाड़े में आया, खाड़े में हनुमान जी जो हैं उनको मानते हम जब खाड़े में चढ़ते तो हनुमान जी के चरण छूते हैं, नाम लेते हैं, तो मानते हैं जी, विश्वास में रखता हूँ भगवान पर। तो मुझे ये बात बताओ, और ये भी सवाल मैं आज के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि ये लिबरल ओपन वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड में बहुत सारे सवाल उठते हैं धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, हिंदुओं के भगवानों के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर मजाक उड़ाते हैं लोग। ये भगवान में, बजरंगबली में विश्वास रखने का क्या फ़ायदा मिला तुम्हें? कितना ज़रूरी है ये? भाई मेरे लिए तो ऐसा ज़रूरी है जैसे रेसलिंग, जैसे मेरे लिए रेसलिंग है वैसे ही मेरे लिए वो है, क्योंकि अब जैसे वही बताते हैं कि जो पहलवानी है उन्हीं के उससे बनी है। कलयुग मतलब बहुत पुराने से चले, कृष्ण भगवान भी पहलवानी करते थे, यादव, हाँ वो भी पहलवान करते थे, हनुमान जी हैं वो खुद पहलवानी करते थे। और दूसरा हम मतलब एक होता नहीं है, मतलब आप कुछ भी कह लो, इसको बहम कह लो, कुछ मान लो, पर नहीं बहम क्यों बोलो? नहीं, लोगों का कहना हो जाता है लोग बहम, गए तेल लेने, बहम नहीं है ये तो हमारे लिए तो ये ऐसा विश्वास है ये। तो जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, दंगल में भी कुश्ती लड़ रहे हैं, तो पहले हनुमान जी का नाम लेके चलते हैं। हमारे लिए तो वो कैसा है, विल पावर है हमारी, उनका नाम लेते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील होता है कि हाँ भाई हमारे साथ कोई बैक पीछे खड़ा है, तो इस तरीके का वो आता है फील। सही बात है। कोई फाइनल मैसेज लोगों के लिए इस आस्था विश्वास से जुड़े गेम रेसलिंग के बारे में और तुम्हारे बारे में? देखो भाई, मेरे को खैर जितना बड़ा था उतना तो मैंने बता दिया। दूसरा, पहले तो मैं फिर थैंक यू कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट करा। थैंक यू। दूसरा, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि आप जो यूथ है उनको एक सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, तो वो बात में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखो ऐसा भाई, बेनिफिट तो सबको ही चाहिए हर चीज़ में, पर उस बेनिफिट के साथ किसी का भला भी हो जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। बाकी मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर आपको ये इनकी विकास की स्टोरी और इनकी कही हुई प्यारी प्यारी बातें इनके देसी एक्सेंट में अच्छी लगी, इनसे कुछ सीखने के लिए मिला, आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम बहुत सारे खास टॉपिक्स पे हमारे मेहमानों के साथ बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आपके लिए तो एक बटन दबाने जैसा होगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मदद का काम करता है। और आप अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, वी विल गेट द गेस्ट। उससे रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड गेस्ट को हम आपके साथ लाएंगे और उनसे वो सवाल पूछेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अरे यार, यू आर अमेजिंग।